हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा तो हमने फेडरलिज्म चैप्टर टी 2 की शुरुआत किया है। सर फ्रेम बराबर है, सब ठीक चल रहा है, कुछ गिरा डुला तो नहीं है ना? सब ठीक है सर। चलिए तो हम कर रहे हैं बेटा चैप्टर 2 सिविक्स का, जिसका नाम है फेडरलिज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं संघवाद। तो फेडरलिज्म में हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था बेटा कि फेडरलिज्म के दो एग्जांपल देखे थे। बेल्जियम का फेडरलिज्म कैसा था और श्रीलंका का फेडरलिज्म कैसा था, ठीक है। और फेडरलिज्म दुनिया में बस आउट ऑफ 193 कंट्री सिर्फ और सिर्फ 25 कंट्रीज ही ऐसी हैं जो फेडरलिज्म को फॉलो कर रही हैं। और ज्यादातर कौन सी कंट्री है बेटा? सारी की सारी बड़ी कंट्री हैं। और फिर हमने देखा था 7 पिलर्स ऑफ फेडरलिज्म। अगर फेडरल कंट्री बनना है तो 7 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, जिसके बारे में हमने देखा था। फिर हमने देखा था 2 टाइप ऑफ फेडरल रूट है, एक है कमिंग टुगेदर और एक है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में हमने देखा था यूएसए का एग्जांपल, और होल्डिंग टुगेदर में हमने देखा था इंडिया का एग्जांपल। भूल तो नहीं है बेटा? अब बेटा आज हमें शुरू करना है व्हाट मेक इंडिया फेडरल। अब हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज है जो इंडिया को फेडरल बनाती है, फेडरल संघ राज्य। तो बेटा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, जो भी पावर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उस पावर को डिवाइड कर दिया है। ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ये काम स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और कौन सा काम दोनों मिलकर करेंगे, इसके लिए अलग अलग लिस्ट बना दी गई है, जिसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ऐसी 3 लिस्ट बना दी गई है। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सबकी पावर डिवाइड करके रखा है, आपस में फाइट करने की जरूरत नहीं है। मोदी जी क्या काम करेंगे, ममता दीदी क्या काम करेंगी, अखिलेश यादव क्या काम करेंगे और स्नेकनाथ सिंधे क्या काम करेंगे, सारे काम को डिवाइड करके रखा है। एक एक करके देखते हैं। यूनियन लिस्ट के अंदर बेटा वो सारे मैटर आते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं पूरे देश के लिए। फॉर एग्जाम्पल इंडियन आर्मी, पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, इसलिए इंडियन आर्मी को कौन हैंडल करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। बिहार सरकार थोड़ी करेगी, महाराष्ट्र सरकार थोड़ी करेगी। सेकंड करेंसी, हमारे जो पैसे हैं वो पूरे देश में सिंगल पैसे होते हैं, एक तरह के होते हैं, तो उसको सेंट्रल, जो देश के लिए नेशनल इंपॉर्टेंस की सारी चीजों को जिसमें यूनिफॉर्मिटी की जरूरत है उसको कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओनली सेंटर लेजिस्लेट करती है। डिफेंस हो, फॉरेन अफेयर्स हो, बैंकिंग हो, करेंसी है, इससे रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा मेरे बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट, बोले तो मोदी सरकार। स्टेट गवर्नमेंट लोकल इंपॉर्टेंस, जो किसी एक स्टेट से रिलेटेड है, कि स्कूल के बच्चों का शर्ट का पैंट का कलर ब्लू होगा कि व्हाइट होगा। रोडवेज चलेगी या जो है प्राइवेट बस चलेगी या रोडवेज चलेगी। हॉस्पिटल कौन सा होगा, सिविल हॉस्पिटल होगा या फिर कोई और हॉस्पिटल होगा। तो जो लोकल इंपॉर्टेंस के हैं, पार्क की बात हो गई, सफाई की बात हो गई, हॉस्पिटल की बात हो गई, पुलिस की बात हो गई, एजुकेशन की बात हो गई, वो सारा कौन देखता है? स्टेट लॉ बनाएगा। पुलिस हो गई, बिजनेस ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब के लिए लॉ। ट्रेड में याद रखना, देश जो स्टेट के अंदर की ट्रेड की बात हो रही, देश के अंदर ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगी। अब इन दोनों लिस्ट के बाद एक लिस्ट आती है जिसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट, जिसके अंदर दोनों लॉ बना सकते हैं। लेकिन जब दोनों लॉ बनाएंगे तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी वो लॉ का ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा, स्टेट का कुछ नहीं चलता है। दैट्स व्हाई इंडिया इज कॉल्ड क्वासी फेडरल। कॉमन इंटरेस्ट की जो चीजें हैं उसके लिए दोनों लॉ बना सकते हैं। सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ। एजुकेशन, फॉरेस्ट हो गया, मैरिज हो गया, ट्रेड हो गया, यूनियन, इसको लेके लॉ बनाएगा। दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो किसकी बात मानी जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। याद रखना है। एग्जाम के लिए मैं आपको ट्रिक देते रहता हूं मेरे बच्चों। आज का ट्रिक है, जो ये कंकरेंट लिस्ट है ना, उसको बोलते हैं रेसिडुअरी सब्जेक्ट। ऐसे सब्जेक्ट जो छूट गए, किसी के पास नहीं थे, आज से 50 साल पहले इंटरनेट नहीं था, एआई नहीं था, ऐसे सब्जेक्ट जो रेसिडुअरी है उसके लिए वो फुली यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में आएगा। डोंट प्लेस देम इनटू कंकरेंट लिस्ट। जो भी रेसिडुअरी छूट गया ना, जो आपको लग रहा है कहां जाएगा, उसको सीधा यूनियन में डाल दो, क्योंकि हमारे यहां पर बड़े पप्पा कौन है? यूनियन गवर्नमेंट। फन फैक्ट की बात करें,
साइबर लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, क्योंकि तब तो साइबर तो था ही नहीं 1950 में। तो इसको लेके जो भी रेसिडुअरी पावर थी किसके पास जाएगी, बताओ बताओ किसके पास जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी। क्या समझ में आया क्या? चलो, एक्सेप्शन इन रूल। अब कुछ हमारे यहां रूल में एक्सेप्शन भी है। क्या एक्सेप्शन है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपवाद, एक्सेप्शन। अब है क्या बेटा, बिकॉज इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, स्टेट डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर। क्योंकि हमारे यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर है, कमिंग टुगेदर नहीं है कि भाई सब आए हो एक देश बनाए हो तो सबको इक्वल पावर दूंगा। हमने देश से अलग अलग स्टेट बनाए हैं। हमारा फेडरेशन कैसा है, होल्डिंग टुगेदर। हमारे यहाँ सारे स्टेट को सेम पावर नहीं है, किसी को ज्यादा पावर है, किसी को कम पावर है, कहीं पे लोकसभा की ज्यादा सीट है और कहीं पे लोकसभा की कम सीट है। फॉर एग्जाम्पल, हिस्टोरिकली अगर कंटेक्स्ट की बात करें, जम्मू कश्मीर having its own constitution, special land buying provision and in other state, ये बिल्कुल कैंसिल हो चुका है बेटा। आर्टिकल 370 मोदी जी ने बोला धुआं धुआं कर देंगे 2019 में। 2019 में 5 अगस्त का दिन था, मोदी जी ने बोला कुछ भी नहीं चलेगा, आर्टिकल 370 खत्म। अभी पहले जम्मू कश्मीर के पास स्पेशल स्टेटस था, अब कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है। जम्मू कश्मीर नॉर्मल स्टेट बनाने के बजाय सरकार ने जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया, जम्मू कश्मीर को 2 टुकड़े में डिवाइड कर दिया। एक को बना दिया जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, एक को बना दिया लद्दाख यूनियन टेरिटरी, ठीक है। हाँ, हमारे यहां कुछ ऐसे स्टेट हैं जैसे कि सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, दादरा नगर हवेली, गोवा, केरला वगैरह, जहां पर ट्राइबल्स रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, उनके लिए हमने कुछ अलग से प्रोविजन बना के रखा है ताकि उनका कल्चर, कस्टम कुछ भी खराब नहीं हो। उनके लिए हमने स्पेशल स्टेटस बना के रखा है। फॉर एग्जांपल, आपको मणिपुर जाने का है, अगर आपको नागालैंड जाने का है तो आपको लेना पड़ता है इनर लाइन परमिट, मनमानी नहीं जा सकते। जैसे आप हरियाणा में जाते हो, यूपी में जाते हो, महाराष्ट्र में, तो कुछ स्टेट को हमने स्पेशल पावर देके रखा है। यूनियन टेरिटरी वैसे स्मॉल एरिया है जिनको इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बनाया जा सकता, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिया। चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, इन सारी चीजों को, ऐसे जगह जो बहुत छोटे हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है और उनको बोलते हैं यूटी। यूटी बोले तो यूनियन टेरिटरी। अब यहां पर एग्जाम ट्रिक की बात करूं तो, चेंजेस दिस पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर required 2/3 of the majority both the houses of parliament। अब रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ स्टेट, अगर आप चाहते हो कि सेंटर की पावर बढ़ानी है, स्टेट की पावर घटानी है, कुछ भी करना है, तो आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। बोले तो 543 सीट में से 2/3 आपको सपोर्ट करने चाहिए। उसके अलावा 28 में से कम 14 स्टेट की असेंबली से पास होगा, तब कोई लॉ जो है वो इन चीजों को रेक्टिफाई या चेंज कर सकता है। मोदी जी की मनमानी नहीं चलेगी। आगे देखो, फन फैक्ट की बात करें तो, डिफाइन अ यूनियन टेरिटरी इन एग्जाम, एन एरिया, ऐसा एरिया जहां पर द पावर ऑफ स्टेट वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल। ऐसा एरिया जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल पावर रखती है। दिल्ली के अंदर जो है क्या बोलते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। दिल्ली तो है केजरीवाल के अंडर में थी, अब रेखा गुप्ता के अंडर में है, लेकिन दिल्ली की पुलिस पे किसका कब्जा है, मोदी जी का। दिल्ली की जमीनों पे किसका कब्जा है, मोदी जी का, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है मेरे बच्चे। चलो आगे बढ़े। अब अगला देखते बेटा, प्रैक्टिसिंग फेडरलिज्म टेस्ट, लिंग्विस्टिक स्टेट। सबसे बड़ा मसला क्या हुआ, सबसे बड़े मसले का फैसला दिखाता हूं अभी आपको, देखो ध्यान से। अब दिक्कत क्या हुई, आपको मैंने बताया था कि नागपुर में एक सेशन हुआ था कांग्रेस का, उन्होंने बोला था कि जितने भी स्टेट वाले हो, चाहे तमिलनाडु वाले हो, चाहे केरला वाला, चाहे आंध्रा वाला, चाहे तेलंगाना, चाहे छत्तीसगढ़, सब मिलकर लड़ाई करो। जैसे ही देश हम जीत जाएंगे अंग्रेजों से, हम स्टेट बनाएंगे लैंग्वेज के नाम पे। और जैसे ही हम जीत गए, आंध्रा वाले ने बोला भैया कहां गया स्टेट, हमारे लिए अलग स्टेट बनाओ। अभी मैं मद्रास में हूं, मद्रास में तमिल वाले भी हैं और तेलुगु वाले भी हैं।
वी वांट अ सेपरेट स्टेट फॉर तेलुगु स्पीकिंग पीपल। बट गवर्नमेंट को लगा भैया अगर भाषा के नाम पे हमने अगर स्टेट बना दिए तो कल कोई बोलेंगे हमारा अलग देश होगा, मराठी स्पीकिंग का अलग देश होगा, भोजपुरी स्पीकिंग का अलग देश होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें दिक्कत लगने लगी। लेकिन फाइनली इतना डिमांड हुआ कि यहां पर एक नेता थे आंध्र प्रदेश के अंदर, उनका नाम था पोटी श्रीरामुलु। ये पोटी श्रीरामुलु जो थे भाई साहब, इन्होंने किया हंगर स्ट्राइक। अगर आपने आंध्र प्रदेश नहीं बनाया तो मैं दे दूंगा जान, और दे दिया जान। 25-30 दिन तक हंगर स्ट्राइक पर है, मर गए। और उनकी डेथ के बाद सारे तेलुगु स्पीकिंग लोग इतने गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। उन्होंने बोला भैया अब तो स्टेट चाहिए। पूरे साउथ इंडिया में टर्मोइल हो गया और फाइनली सरकार को मानना पड़ा कि कोई बात नहीं, हम स्टेट बनाएंगे इन द नेम ऑफ लैंग्वेज। फर्स्ट मेजर टेस्ट 1947 से 2013। ओल्ड स्टेट वैनिश्ड एंड न्यू स्टेट वन इमर्ज। पहले बहुत सारे अलग अलग स्टेट थे। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं मेरे बच्चों, तो पहले बॉम्बे स्टेट कुछ ऐसा था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इतना बड़ा बॉम्बे प्रेसिडेंसी था जिसमें पाकिस्तान का वेरिएंट था। मद्रास प्रेसिडेंसी, इतना बड़ा मद्रास। बंगाल प्रेसिडेंसी, उड़ीसा भी था, बिहार भी था, पूरा नॉर्थ ईस्ट। ऐसे बड़े बड़े प्रेसिडेंसी थे। लेकिन हमने आजादी के बाद अपने हिसाब से स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया। क्रिएटेड टू इंश्योर पीपल स्पीकिंग इन द सेम लैंग्वेज लिव इन द सेम स्टेट, यूनाइटिंग रादर देन डिवाइडिंग द पॉपुलेशन। हमने कोशिश किया कि भाई जो लैंग्वेज बोलते हैं वो लोग एक स्टेट में रहेंगे, इससे लोग डिवाइड नहीं होंगे, यूनाइट होंगे, देश की यूनिटी इंटीग्रिटी बनी रहेगी। इसीलिए हमने बोल दिया कि जो मलयालम स्पीकिंग लोग हैं उनका स्टेट बन जाएगा केरला, तमिल वालों का तमिलनाडु, कन्नड़ा का कर्नाटका, आंध्र प्रदेश बन जाएगा तेलुगु वालों का, और महाराष्ट्र बन जाएगा बोले तो महाराष्ट्र। ठीक है, हमने अलग अलग स्टेट बना दिए। ठीक है, इससे सारे लोग हो गए खुश, बोले कोई दिक्कत नहीं, हमारे लैंग्वेज के नाम पर स्टेट बन गया है, हम अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे, कोई टेंशन ही नहीं। कल्चरल एक्सेप्शंस, some state were created to recognize cultural, ethnic, geographic rather than language। कुछ स्टेट इंडिया में ऐसे बने मेरे बच्चों जिनमें लैंग्वेज का दिक्कत नहीं था। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो पहले उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड भी आता था 2000 तक, पर उत्तराखंड को अलग इसलिए नहीं कर दिया गया कि दोनों जगह लैंग्वेज अलग अलग थी। उत्तर प्रदेश की पूरी लैंग्वेज हिंदी थी, उत्तराखंड में हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन हमने उत्तराखंड को अलग कर दिया क्योंकि उनका कल्चर अलग था, वहां की ज्योग्राफी अलग थी। हमने झारखंड से बिहार को अलग कर दिया लैंग्वेज के नाम पे नहीं, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्स ज्यादा थे, यहाँ पर रिसोर्स कम थे, ट्राइबल एरिया था। हमने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया इन द नेम ऑफ कल्चर, ज्योग्राफी वगैरह। ठीक है बेटा, तो सारे कुछ एक्सेप्शन भी हैं लैंग्वेज के नाम, जहां पे स्टेट क्रिएट किए गए हैं कल्चर के नाम पे, एथनिसिटी के नाम पे, ज्योग्राफी। एथनिसिटी क्या होता है? बहुत सारे अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग रहते हैं। नागा ट्राइब जैसे सींग विंग लगा के चलते हैं, कहां रहते हैं? नागालैंड के अंदर, वो अलग एथनिक लोग हैं। मिजोरम, अरुणाचल, सिक्किम, एथनिसिटी के नाम पे भी हमने क्या बनाया? स्टेट। सिक्किम नहीं बनाया, सिक्किम तो 75 में इंडिया में ज्वाइन हुआ है, बात करेंगे इसके ऊपर। एग्जाम की ट्रिक मेरे बच्चों ये है, एग्जामिनर फ्रीक्वेंटली करेगा क्वेश्चन आपसे, क्या रिजल्ट ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने का कुछ फायदा हुआ क्या? तो आपको क्या बताना है? क्लियरली इट मेड कंट्री मोर यूनाइटेड, एडमिनिस्ट्रेशन इजियर। हाँ, फायदा हुआ, इससे महाराष्ट्र के लोग मराठी में काम कर रहे हैं, तमिल वाले तमिल में कर रहे हैं, और बंगाल वाले बंगाली में कर रहे हैं। इससे एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। आपको यही बताना है, प्रॉब्लम कुछ नहीं हुई। ये काम किसने नहीं किया? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने बोला, आपको पता तो होगा, ये पहले था ईस्ट पाकिस्तान। ये क्या था मेरे बच्चों? पहले ये था ईस्ट पाकिस्तान, बोले तो ईपी, और ये था डब्ल्यूपी, वेस्ट पाकिस्तान। ये बंगाली वाले बोले कि भाई मुझे बंगाली बोलने दो, इन्होंने बोला चुपचाप उर्दू बोलो। इनकी आपस में लड़ाई हो गई इस लैंग्वेज के चक्कर में, और इनका एक नया देश बन गया। हमने ऐसा नहीं किया, हमने बोला तुम्हारे को तमिल बोलने का है बोलो, तुमको गुजराती बोलना है बोलो, पंजाबी बोलना है बोलो, भोजपुरी बोलना है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बस शांति से रहो। इसीलिए हम आज हमारे देश का बंटवारा नहीं हुआ, पाकिस्तान तबाह हो गया। ठीक है ना। फाइन फैक्ट की बात करें, इन 1947 नेशनल लीडर वर टेरिफाइड दैट लिंग्विस्टिक स्टेट अगर हम बनाएंगे तो हो सकता है कंट्री डिसइंटीग्रेट हो जाए। ऐसा कुछ हुआ नहीं, कंट्री का कोई डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ, कंट्री अभी भी चल रही हमारी, इंडिया एकदम जिंदाबाद। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक देखो बेटा, प्रैक्टिसिंग फेडरलिज्म। सेकंड टेस्ट क्या है? द लैंग्वेज पॉलिसी, यूज हिंदी। ये बड़ा दिक्कत वाला मामला था, अभी भी चल रहा है तमिलनाडु में, कर्नाटका में। क्यों? हमने बनाया 3 लैंग्वेज फॉर्मूला।
और बोला कि हर एक स्कूल के अंदर चलेगा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। आप एक अपनी मदर टंग बोलोगे, एक आप इंग्लिश बोलोगे और एक हिंदी बोलोगे। बोले तो महाराष्ट्र वाला मराठी बोलेगा, पढ़ेगा, इंग्लिश पढ़ेगा और हिंदी पढ़ेगा। बोले ठीक है। साउथ वाले बोले ठीक है भाई, मैं हिंदी पढ़ लूंगा, बट आप क्या पढ़ोगे जहां पर हिंदी ही लैंग्वेज है? यूपी वाले, बिहार वाले, हरियाणा वाले। वो बोले हम हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे। बोले संस्कृत क्यों पढ़ोगे? मुझे तो हिंदी पढ़वा रहे हो, खुद संस्कृत पढ़ रहे हो। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं चलेगा, आपको भी साउथ इंडिया की लैंग्वेज पढ़ानी पड़ेगी यूपी बिहार में। तमिल पढ़ाओ, तेलुगु पढ़ाओ, नेपाली पढ़ाओ, बंगाली पढ़ाओ, तब माने। इसीलिए हो गया हमारा लफड़ा। इससे पहले शुरुआत क्या हुई थी? देश आजाद हुआ तो जो नॉर्थ इंडिया के सारे लीडर ने बोला एक काम करो, हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बना दो। क्या बना दो? नेशनल लैंग्वेज। लेकिन इससे क्या हुआ? साउथ वाले बोले भाई हिंदी हमारी अच्छी है नहीं, और हिंदी राष्ट्रभाषा बनाते ही पूरे नॉर्थ इंडिया वालों का कब्जा रहेगा, हमारा तो नंबर ही नहीं रहेगा। उन्होंने बोला कि हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों होगी? सारी भाषाएं हमारी राष्ट्रभाषा है। इतना आंदोलन हुआ 1960s 70s में कि फाइनली डिसाइड किया गया हिंदी इज नॉट अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अलोंग विथ इंग्लिश, दैट्स ऑल। ठीक है। द पॉलिसी, इंडिया हैज नो नेशनल लैंग्वेज, हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज, मदर टंग ऑफ 40% पीपल, 40% लोग मदर टंग है बस। इसमें भोजपुरी वाले भी हैं, अवधी वाले भी हैं, हरियाणवी वाले भी हैं इसके अंदर ही। 8 शेड्यूल हमने बनाया, 21 अदर लैंग्वेजेस को, उनको भी रिकॉग्नाइज किया कि हिंदी के साथ साथ 21 लैंग्वेज और है, उनको भी रिस्पेक्ट दिया। आप नोट पे देखोगे लिखा रहता है 10 रुपए, 10 रुपकाणी, 10 रुपया, ये सब लिखा रहता है ना, तो हमने इनको भी रिस्पेक्ट दिया। द कॉम्प्रोमाइज, इंग्लिश यूज वाज सपोज्ड टू बी स्टॉप इन 1965। बोले भाई 1955 से 65 10 साल इंग्लिश यूज हो गया, इंग्लिश खत्म करो। यूपी बिहार वाले बोले बिल्कुल खत्म, इंग्लिश नहीं चलेगी। लेकिन दिक्कत क्या हुई? बट प्रोटेस्ट इन ऑन हिंदी स्टेट तमिलनाडु लीड द सेंटर टू अलाउ इंग्लिश अलोंग विथ हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज। अब हमारे यहाँ हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है और इंग्लिश भी क्या है बेटा? ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑलवेज स्पेसिफाई एग्जैक्ट नंबर। 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस टोटल, 21 प्लस इंग्लिश, हिंदी को मिलाया तो 22। फन फैक्ट की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे, एग्जाम के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन यू कैन राइट योर पेपर इन एनी ऑफ द 22 शेड्यूल लैंग्वेज। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिसमें आप 22 भाषाओं में किसी भी एग्जाम लिख सकते हो। इतना बेनिफिट हमने दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट जो अभी तक हमने किया है। एक बार बेटा आगे बताता हूं कि आगे हमारे पास कितना बचा हुआ है, जिसको हम अगले टॉपिक पे करेंगे। वो हमारा है प्रैक्टिसिंग फेडरलिज्म का तीसरा, सेंटर स्टेट रिलेशन कैसा है, रिश्ता क्या है। फेडरलिज्म 1990 की बात कैसे हुआ, अटल जी के जमाने में कैसा हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, पंचायती राज की बात करेंगे, बहुत सारे अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुए। ये सारा टॉपिक करेंगे हमारे लास्ट वीडियो के अंदर मेरे बच्चों। तो आप सब बने रहना, अच्छे से देखते रहो और टेक केयर मेरे बच्चों। बाय बाय।